Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to discuss and learn the question answers of class 8th NCERT Science chapter 13 Light. तो आज हम लोग चैप्टर 13 लाइट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कहाँ से? क्लास 8th NCERT साइंस से। तो देखिए हम लोगों ने लाइट चैप्टर पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, समझ भी लिया था हमने पूरा लाइट चैप्टर। तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें उसका क्या है। सपोज यू आर इन अ डार्क रूम। सपोज कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या आप उस रूम में ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे? कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम? क्या आप रूम से बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें देख पाओगे? एक्सप्लेन करो। देखिए सबसे पहली बात, हम किस में है? एक डार्क रूम में है जहां पर कोई भी रोशनी नहीं है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया? कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या हम रूम के अंदर ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं? जैसा कि हमें पता है कि रूम डार्क है, यानी कि रूम में अंधेरा है चारों तरफ, तो सीधी सी बात है कोई भी लाइट नहीं है उस रूम में, जिसकी वजह से हमारी आंखों तक कोई भी रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट की पहुंचेगी ही नहीं। और जब रिफ्लेक्शन नहीं पहुंचेगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। लेकिन अगर हम बात करें क्या हम रूम से बाहर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे कि रूम है, अब रूम का दरवाजा खुला है, अब उसके बाहर तो लाइट है, उसके बाहर लाइट होगी। अब हमने जैसे कि रूम के बाहर एक चेयर रखी है, उस चेयर को देखा। चेयर को कैसे देखा? क्योंकि चेयर की जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी आंखों तक पहुंची तो हमने उसे देख लिया। और वो कहाँ थी? रूम से बाहर थी। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? रूम के अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख सकते और रूम के बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं। तो इसे हम प्रॉपर आंसर कैसे लिखेंगे? व्हेन वी आर इन अ डार्क रूम देन वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। जब हम एक डार्क रूम में होंगे तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट उस रूम के अंदर नहीं देख पाएंगे। लेकिन वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, हम रूम के बाहर ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। बिकॉज आउट ऑफ द रूम द लाइट इज अवेलेबल। देखिए आ गई ना वही बात, रूम के आउटसाइड यानी कि रूम के बाहर लाइट अवेलेबल है। एंड रेज ऑफ लाइट कैन एंटर अवर आईज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। अब जो लाइट है ऑब्जेक्ट की वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक तो पहुंच ही जाएगी जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये था हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला है? डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि हमें रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करना है। अब क्या देखते हैं हम? डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? यानी कि इस ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसका कहने का मतलब है कि जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी उसके ऊपर क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लागू नहीं होंगे? वो हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंशिएट। अब देखें रेगुलर रिफ्लेक्शन में, पहला देखें ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। अगर किसी लाइट को एक पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट करा जाए तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, हम कितनी भी लाइन इंसिडेंट कर दें, पैरेलल लाइन इंसिडेंट कर दें, पैरेलल रेज, उनकी सारी ही रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होंगी। बिल्कुल सही चीज है ये। और सेकंड देखें द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। अब भले ही हमने क्या करा? पैरेलल रेज को इंसिडेंट कर दिया, लेकिन अब अगर हम इंसिडेंट स्मूथ सरफेस पे करते तो ये तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आता। लेकिन हमने क्या करा? रफ सरफेस पे पैरेलल रेज को इंसिडेंट करा। अब हम क्या देखते हैं? जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं होंगी। सेकंड देखें इट ऑकर्स ऑन स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पर ही होता है। एंड इट ऑकर्स ऑन रफ सरफेस, यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेस यानी कि उबड़ खाबड़ सरफेस के ऊपर
अकर होता है। थर्ड देखें, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, पॉलिश्ड सरफेस पर हमने करा। अब ओ पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड, ये थोड़ी स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, रिफ्लेक्टेड इन सेम डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो तो हमारी फर्स्ट में हो गई। थर्ड वाली हमारी स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्लेक्टेड इन सेम डायरेक्शन, यानी कि हमें पता है वो पैरेलल होंगी। अब पैरेलल होने का क्या मतलब है, वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी ना वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, यानी कि इधर उधर चली जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कर लिया हमने डिफरेंशिएट रेगुलर रिफ्लेक्शन में और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। अब हम समझते हैं क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगते, नहीं अलाउ होते। देखिए अब इसे इस चीज से समझिए, कोई रफ सरफेस लेते हैं, उसे हम लोगों ने क्या करा, जूम करके देखा तो वो कुछ इस टाइप की होगी, इस टाइप का होगा ना बिल्कुल वो सरफेस, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब हमने क्या करा, हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने इनके ऊपर ड्रॉप कराई, ये हमने ड्रॉप कराई। अब हम क्या देखते हैं, ये इंसिडेंट रे भले ही हमारी पैरेलल है, इंसिडेंट रे भले ही हमारी पैरेलल है, लेकिन इसके ऊपर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज बनेंगी क्या वो भी पैरेलल होंगी। देखिए क्या ये भी पैरेलल है। हम देखते हैं ये तीनों हमारी पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे नॉर्मल, जो हमारी नॉर्मल लाइन होती है, और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है, यानी कि कुछ इस टाइप का, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल हो गई। अब तीसरा वाला दूसरा वाला लॉ क्या कहता है कि ये तीनों जो लाइन होंगी ना ये सेम प्लेन के ऊपर लाई करेंगी। तो हम क्या देख रहे हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में तो भाई साहब देखो, इस वाले कंडीशन में ये रही नॉर्मल, इस वाले कंडीशन में ये रही नॉर्मल, देखिए ये रही इंसिडेंट रे, ये रही नॉर्मल, और ये रही रिफ्लेक्टेड रे। तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो तीनों के ऊपर है, यानी कि तीनों जो हमारी लाइन है ये सेम प्लेन के ऊपर है, एक ही प्लेन पर तो है ये। अब हम देखें ये दूसरी वाली लाइन को, इस कंडीशन में हमारी नॉर्मल यहां पर बनेगी। नॉर्मल देखिए, अब यहां पर हम क्या देखते हैं, इंसिडेंट रे, ये हमारी नॉर्मल, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही तो एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो हाँ देखिए, जो हमारा दूसरा वाला लॉ है ना, ये था लॉ नंबर 1। जो लॉ नंबर 2 है वो तो हम क्या देखते हैं, वो इसके ऊपर लगता है। अब लॉ नंबर 1 को चेक करें हम, तो वो भी हमारा पास आंसर पहले से ही आ गया होगा, आप लोग पहले से ही समझ चुके होंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर इन तीनों के हिसाब से क्या बना दी, नॉर्मल बना दी। अब मैंने यहाँ पर ऐसा करा है, जो इनके देखिए हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उनके बीच में जो नॉर्मल होती है ना वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। अब यहाँ पर हमने 90 डिग्री के हिसाब से जैसी हमारी इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन हुई है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर नॉर्मल बना दी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देखते हैं भैया, नॉर्मल तो बिल्कुल सेंटर में होगी ना, तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम क्या देखते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, साफ सी बात दोनों इक्वल। यहां भी साफ सी बात, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ही तो इक्वल होंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ना तो हमारे लॉ नंबर 1 के ऊपर ये हमारी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के ऊपर लॉ लागू होगा, लॉ नंबर 1, ना ही लॉ नंबर 2 लागू होगा। हमने दोनों को चेक कर लिया, लॉ 1 को चेक करा, क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने नॉर्मल बना दी। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही हमारे इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल ही होंगे, साफ सी बात है। देखिए यहाँ पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ये भी इक्वल ही होंगे। तो देखिए लॉ नंबर 2 पहले ही लागू हो चुका है कि ये सेम प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन डू नॉट mean the failure of laws of reflection। सिंपल बात, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो our third question says that mention against each of the following whether regular or diffused reflection will take place when a beam of light strike। यानी कि हमें अपने आंसर को बताना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। अगर हम ये हमें कुछ सरफेस दिए गए हैं, इनके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट को, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ड्रॉप करेंगे। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। सो देखिए पहला सरफेस देखिए पॉलिश्ड वुडन टेबल। अब पॉलिश्ड वुडन टेबल कुछ इस टाइप की होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी, पॉलिश्ड है। अब इसके ऊपर अगर हम बीम ऑफ लाइट को ड्रॉप करें तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होंगी। अब ये हमने इंसिडेंट करी, ये हमारी रिफ्लेक्ट हुई, ये सारी हमारी इंसिडेंट रे भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको लिखना होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस इफ द बीम ऑफ रे इज ड्रॉप्ड ऑन द पॉलिश्ड वुडन टेबल। आपको कुछ इस टाइप से आंसर लिखना होगा। तो हम यहां पर सिंपल लिख देते हैं वन वर्ड में, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखें सेकंड, चॉक पाउडर। अब देखिए इसी पॉलिश्ड सरफेस, इसी पॉलिश्ड टेबल पे हम क्या कर देते हैं, इसी पॉलिश्ड टेबल पे हम चॉक पाउडर गिरा देते हैं। ये हमने चॉक पाउडर गिरा दिया। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को ड्रॉप करते हैं। ये हमने इंसिडेंट करी, ये हमारी रिफ्लेक्ट हुई। क्या ये कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा रिफ्लेक्टेड? नहीं। अगर हम ध्यान से देखें चॉक पाउडर के सरफेस को, तो अब वो किस टाइप का हो गया होगा, अब वो कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ हो गया होगा ना। देखिए सिंपल ये है हमारी, ये है हमारा सीधा सरफेस, लेकिन इसके ऊपर हमने जब कुछ भी सामान डालकर इसे, अब तो हमने रफ सरफेस बना दिया ना। तो हम क्या देखेंगे, एक लाइट यहां से आई, ये उस साइड गई, एक हमने यहां पर ड्रॉप करी, ये वाली हमारी ऐसे चली गई, एक हमने यहां पर ड्रॉप करी, ये वाली हमारी ऐसे चली गई। तो हम क्या देखते हैं, इंसिडेंट रेस तो सारी पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल नहीं है, जिसके कारण सेकंड वाले में यानी कि चॉक पाउडर के ऊपर हमारी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी। कौन सी रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखें थर्ड, कार्डबोर्ड सरफेस। अब देखिए कार्डबोर्ड सरफेस कैसा होता है, कार्डबोर्ड सरफेस कुछ इस टाइप का होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे कार्डबोर्ड सरफेस कुछ इस टाइप का होता है। अब अगर हमने इसके ऊपर पैरेलल लाइट्स को ड्रॉप करा तो एक तो जा रही है ऐसे,
एक तो गई ऐसे, एक गई ऐसे, एक गई ऐसे, तो हम क्या देखते हैं ये पैरेलल है? बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, जिस वजह से यहां पर भी हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ही ऑकर होगा। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ही टेक प्लेस करेगा। फोर्थ का, मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट। अब देखिए मार्बल फ्लोर, मार्बल फ्लोर कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा स्मूथ सरफेस होता है। अब इसके ऊपर हम भले ही पानी को स्प्रेड कर दे, पानी को ही इसकी शेप बदल देगा। पानी इसके ऊपर स्प्रेड है, ठीक है भैया, हमने लाइट को ड्रॉप करा, अबे पानी तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है, हमने बीम ऑफ लाइट्स को ड्रॉप करा, हम क्या देखते हैं? इंसिडेंट रे तो हमारी पैरेलल थी ही, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी पैरेलल निकली। तो यही इसी के साथ मार्बल फ्लोर जिसके ऊपर वाटर स्प्रेड हुआ है, वहां पर क्या होगा? वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब देखें फिफ्थ वाला, फिफ्थ में क्या है? मिरर है। मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है ना मिरर, इस टाइप का, बिल्कुल स्मूथ शाइनी सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। इसके ऊपर क्या होता है? हमारी तस्वीर दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि ये हद से ज्यादा स्मूथ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो रिफ्लेक्शन होती है ना, वो हमें इसके अंदर दिखने लग जाती है। अब तो हम क्या देखें, ये इतना ज्यादा स्मूथ होगा जिसकी वजह से जो हमारी इंसिडेंट रेज होंगी, ये हमारी इंसिडेंट रेज है, ये वाली, ये पैरेलल होंगी, लेकिन इसके साथ जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी ना, वो भी साथ साथ पैरेलल हो जाएंगी। तो इसी के साथ हम क्या देखते हैं? मिरर के ऊपर रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। सिक्स वाले को देखें, पीस ऑफ पेपर। अब देखिए पीस ऑफ पेपर, हमने कॉपी से अपना पेज निकाला या फिर कॉपी में भी, तो पेज को अगर हमने ध्यान से देखा तो पेज ऐसा है, मतलब बिल्कुल जमीन पे नहीं है, वो कुछ उल्टा सीधा है। अब देखिए इसी, हम क्या देखते हैं? ये रफ सरफेस है ना, अब रफ सरफेस यहाँ पे करेंगे ऐसे जाएगी, यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे जा रही है, यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे जा रही है, तो ये कुल मिला के क्या होगा? यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर लिख देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आया होगा आप सभी को। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताना है, लेकिन इसे हम अभी ही डीपली समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए ये है हमारा सरफेस, ये है हमारी नॉर्मल, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इतनी बात सभी को समझ में आती है। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वो भी 45 ही होगा। आप कितनी ही कोशिश कर लो, इस एंगल को कितना ही बढ़ा लो घटा लो, इस एंगल को आपने 50 बनाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 हो जाएगा। इस एंगल को आपने 60 बनाया, ये वाला एंगल तुरंत 60 का हो जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर आपको चेक करनी है ये चीज, तो कैसे चेक करोगे? देखिए ये जो नॉर्मल है ना, ये 90 डिग्री के ऊपर है, 90 डिग्री पर है। अब ये वाली चीज भी 90 होगी और ये वाली चीज भी 90 होगी, दोनों 90 90 के हो गए ना। ये देखिए ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं?
ये पूरा का पूरा 90 है ना, 90 ये वाला 45 हो गया, और ये वाला एंगल 45 का हो गया, ये वाला एंगल भी 45 का हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 45 का हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला एंगल भी 90 का, ये वाला एंगल भी पूरा 90 का होगा, पूरा एंगल देखे तो हम, और ये वाला एंगल इसी के साथ 45 डिग्री का हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी 45 का हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, हमेशा हमारा एंगल ऑफ, आंसर लिखते हैं फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरा लॉ देखें, बहुत सिंपल लॉ है, ये एंगल, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी नॉर्मल रे, और ये वाली हमारी कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही एक प्लेन पर लाई करेंगे। यानी कि मान के चलिए, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, ये मेरे पास दो मार्कर है, एक ब्लू और एक ब्लैक, और ये एक पेन है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये बनाई, ये है हमारी नॉर्मल, ये जो पेन है ये है हमारा नॉर्मल, और ये जो ब्लू मार्कर है ये है इंसिडेंट रे। अब भाई हमने रे को इंसिडेंट करा है, अरे यार हमने क्या करा है, हमने इस रे को क्या करा, इंसिडेंट करा। अब हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्ट होगा, बीच में नॉर्मल है, बीच में नॉर्मल है। अब मैं क्या देखता हूं, ये जो तीनों है ना, ये तीनों ही मेरे हाथ के ऊपर है, ये तीनों ही मेरे हाथ पर है, और सेम प्लेन है, सेम प्लेन के ऊपर ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये तीनों ही लाइन हमारी एक ही प्लेन पर लाई करेंगी, ऐसा हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ कहता है। ठीक है, तो दूसरा लॉ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray will lie on same plane। इतनी सी बात थी, यही दो होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही दो होते हैं हमारे सिलेबस में, यही दो है। तो ये दो भी हमने अच्छे से जान लिए हैं, डायग्राम की मदद से जाने हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो से हम करेंगे इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 5 से। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।